टाइम में सुबह की ताजगी से लेकर देर रात तक की हर हलचल तक, आपकी राजधानी के आसपास घटने वाली हर एक बड़ी घटना और आप पर पड़ने वाले हर एक असर तक, राजधानी के राजनीति के गलियारों की हर हलचल, राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर पर एएनबी न्यूज की पैनी नजर। अगर खबर है आपकी राजधानी के मतलब की, तो हम पहुंचेंगे सच की हर तह तक, क्योंकि खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन राजधानी की खबरों का निचोड़ दिखाएंगे हम राजधानी लाइव में। आज किसान आंदोलन का 9वां दिन है। सरकार ने बातचीत के लिए पहुंचे किसान संगठनों के 40 किसान नेताओं के समूह को आश्वासन दिया कि उनकी सभी चिंताओं पर गौर किया जाएगा और उन पर खुले दिमाग से विचार किया जाएगा। लेकिन दूसरे पक्ष ने कानूनों में कई खामियों को गिनाते हुए कहा कि इन कानूनों को सितंबर में जल्दबाजी में पारित किया गया। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण और सुखदेव सिंह ढींडसा के पद्म भूषण सम्मान लौटाने के फैसले ने इस आंदोलन को और बल प्रदान करने का काम किया। अब पंजाब के खिलाड़ी भी 7 दिसंबर को अपने सम्मान और पदक केंद्र को वापस लौटाकर इस आंदोलन की लहर में आहुति डालने का काम करेंगे, जिसके बाद केंद्र को समझने की जरूरत है कि जब तक केंद्र अपने व्यवहार में बदलाव कर केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों में बदलाव करने को तैयार नहीं होता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि गुरुवार की बैठक विफल होने के बाद भी केंद्र ने किसानों को एक बार फिर से बैठक के लिए बुलावा भेज डाला, लेकिन इस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो आज किसान आंदोलन का 9वां दिन है। सरकार ने बातचीत के लिए पहुंचे किसान संगठनों के 40 किसान नेताओं के समूह को आश्वासन दिया कि उनकी सभी चिंताओं पर गौर किया जाएगा और उन पर खुले दिमाग के साथ विचार किया जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की कल की वार्ता जो है वो खत्म हुई और अब अगली बैठक एक बार फिर से कल शनिवार को होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा। 7 घंटे की बैठक में जिस तरह से हल जो है वो नहीं निकला, किन मुद्दों पर किसान जो है वो सहमत होते नजर आए, किन मुद्दों पर किसान जो है वो नाराज है अभी भी? देखिए, सीधे तौर पर लकी अगर बात करें, जिस तरह से लगातार चौथे दौर की कल बैठक जो है वो केंद्र के साथ किसानों की विज्ञान भवन में होती हुई नजर आई, तो यहां पर सबसे पहले तो जब मीटिंग करने आए किसानों को केंद्र की तरफ से खाने पर आमंत्रित किया गया, तो किसानों ने केंद्र का खाना यानी सरकार का खाना खाने की बजाय अपने साथ जो वो खाना लेकर आए थे उसको खाना ज्यादा बेहतर समझा। तो यहां पर स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी प्रलोभन में आने वाले नहीं है, किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है। इसके बाद जब ये बैठक शुरू हुई तो कई घंटे ये बैठक जो है वो लगातार जारी रही। 2 चरणों में बैठक हुई और दोनों चरणों की बैठक के अंदर जहां केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के मसले पर किसान इस बात के पक्षधर रहे कि इन कानूनों में या तो बदलाव करें, क्योंकि अगर आप बदलाव नहीं करते तो फिर हम इन कानूनों को मानने के तैयार नहीं है, या फिर इनको पूर्ण रूप से रद्द करें और अगर आपको खेतीबाड़ी कानून कुछ बनाने ही हैं जिससे आपको लगता है कि किसान की आमदन दोगुनी होगी तो उसमें किसानों से पहले विचार विमर्श किया जाए, उसके बाद आप कानून लाएं तो किसान इसका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। एक ये बड़ा पहलू था। दूसरा पहलू था एमएसपी का, कि एमएसपी को किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार जारी रखेगी, किस तरह से इंश्योर किया जाएगा। तो इस मसले पर हालांकि ये जरूर सहमति बनती नजर आई कि रिटर्न में आपको दे देते हैं कि एमएसपी जो है वो खत्म होने वाली नहीं है। तो ऐसे में
इस मसले पर जरूर सहमति बनती नजर आई, लेकिन अभी भी जो ये कल की पूरी बैठक थी ये बेनतीजा ही रही। इसका कोई हल नहीं निकला क्योंकि किसानों का आंदोलन जो है वो फिलहाल जारी है। और केवल सिंधु बॉर्डर नहीं, केवल टीकरी बॉर्डर नहीं, केवल चिल्ला बॉर्डर नहीं, बल्कि अन्य जो बॉर्डर हैं उनको भी किसानों ने घेरना जो है वो शुरू कर दिया है। क्योंकि किसान यही कह रहे हैं कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार अपना रवैया स्पष्ट नहीं करती कि क्या वो केंद्रीय कानूनों में किसी तरह का बदलाव करने को तैयार है, तब तक ये आंदोलन जो है ये इसी तरह से तीव्र होता हुआ नजर आता रहेगा। तो ऐसे में शनिवार को एक बार फिर से केंद्र ने बैठक बुलाई है, क्योंकि अगर हम इस बैठक की बात करें तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो बार बार कहीं ना कहीं अमित शाह से भी चर्चा कर रहे थे किसानों के मसले पर। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जब अमित शाह इस बैठक का हिस्सा बनेंगे तब ही इसमें कानूनों को लेकर सहमति जो है वो किसानों के साथ बनती नजर आ सकती है। क्योंकि सीधे तौर पर जिस मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं वो मांग जो है वो केंद्र कहीं ना कहीं मानने को अगर तैयार नहीं होता तो फिर आने वाला समय केंद्र के लिए भी मुश्किल भरा रह सकता है और दिल्ली वासियों के लिए भी मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि दिल्ली के सभी बॉर्डर जो हैं वो सील होने शुरू हो चुके हैं। इतना ही नहीं लकी, अगर हम पंजाब की बात करें तो जिस तरह से लगातार पंजाब के अंदर चाहे बुद्धिजीवी वर्ग की बात करें, चाहे वकीलों की बात करें, चाहे विद्यार्थियों की बात करें, वो जिस तरह से अपना समर्थन जो है किसानों को देते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की खापें जो हैं वो लगातार सीधे तौर पर दिल्ली की तरफ कूच करती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में इस प्रदर्शन को और ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कल तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को जो एक पद्म विभूषण सम्मान जो है केंद्र की तरफ से नवाजा गया था, उस सम्मान को भी प्रकाश सिंह बादल ने वापस लौटा दिया। इसके साथ ही सुखदेव सिंह ढींडसा की बात करें, उन्होंने भी अपना पद्म विभूषण सम्मान जो है वो वापस लौटा दिया है। और 7 दिसंबर की बात करें तो पंजाब के खिलाड़ी, जिसमें पंजाब के पूर्व अगर हम बात करें हॉकी खिलाड़ी जो प्रगट सिंह है, वो अपना पद्मश्री सम्मान जो है वो भी वापस लौटाने वाले हैं। तो ऐसे में जब इस लेवल पर प्रदर्शन पहुंच जाता है कि अपने सम्मान जो लोग हैं वो वापस लौटाना शुरू कर देते हैं, तो फिर दबाव ज्यादा बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि यहां पर ये जिस लोग तरह कह से रहे हैं कल की अगर हम बात करें तो 40 किसान संगठन के नेता जो हैं वो बातचीत के लिए पहुंचे और कल अमित शाह की भी बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। जिस तरह से पंजाब की अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था जो है उस पर कहीं ना कहीं असर हो रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर कहीं ना कहीं असर हो रहा है। इन दोनों नेताओं की जो बातचीत हुई है, क्या लगता है क्या कुछ नतीजा निकल सकता है अब आने वाले समय में, जिस तरह से कल बैठक होने वाली है? एक और देखिए, ये दो नेताओं की बैठक हुई है, ये पंजाब में राजनीति का एक बड़ा मसला बनता हुआ नजर आया। इस मसले पर जम के पंजाब में राजनीति होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह के साथ जो 35 मिनट की बैठक हुई है उसमें ये स्पष्ट करें कैप्टन अमरिंदर सिंह कि किसानों के मसले पर क्या चर्चा हुई है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब इस बैठक को करके बाहर आते हैं तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि लगातार पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट होने की कगार पर है। क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो जिस तरह से पंजाब में पिछले काफी समय से रेलवे जो है वो बंद रही, जिसकी वजह से कोयला, यूरिया या फिर जो उद्योग है उनको जो रॉ मटेरियल है वो पहुंचता हुआ नजर नहीं आया। अब जब रॉ मटेरियल पहुंचना शुरू हो चुका है तो अब दिल्ली बॉर्डर जो है वो सील हो चुके हैं, जिस वजह से ट्रकों के माध्यम से दिल्ली या अन्य जगहों पर माल की सप्लाई जो है वो नहीं हो रही, जिस वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट होती नजर आ रही है। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी कहते नजर आए कि इस आंदोलन पर जो कुछ विदेशी ताकतें हैं वो भी नजर गड़ाए बैठी है और इन विदेशी ताकतों के हमेशा मंसूबे यही रहते हैं कि पंजाब का माहौल किसी तरह से खराब किया जाए। तो ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार को संजीदा होकर किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की जरूरत है। इस बात का भी यहां पर हवाला कैप्टन अमरिंदर सिंह देते नजर आए। साथ साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्र जो है वो किसानों के साथ बैठक करके कोई तालमेल करे ताकि ये समस्या जो है हल होती नजर आए और किसान अपने खेत खयालों में वापस जाते हुए नजर आए। तो ऐसे 3 मसलों पर चर्चा हुई है, लेकिन राजनीति जम के हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से पलटवार भी करते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये स्पष्ट हो चुका है कि पंजाब में आने वाले समय में भी ये मसला जो है ये राजनीति को गरमाता रहेगा और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर इस मसले पर लगातार देखने को मिलती रहेगी। जी विनीत, इस किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार की भूमिका जो है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या लगता है, जिस तरह से आंदोलन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, आने वाले समय में क्या हरियाणा सरकार पर खतरा जो है वो मंडराता नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए लकी, अगर हरियाणा सरकार के 4 पहियों की बात करें तो 4 पहिए जो हैं वो लड़खड़ाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 2 निर्दलीय विधायक जो हैं वो अपनी सपोर्ट हरियाणा सरकार से वापस ले चुके हैं। किसानों के समर्थन में वो निर्दलीय विधायक जो है वो खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम जेजेपी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी भी सरकार से आग्रह कर रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। तो ऐसे में सरकार जो है वो किसानों की मांगों को मानने का काम करे। और कल तो दिग्विजय चौटाला ये तक कह गए कि इस किसान आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज किए हैं उसको तुरंत प्रभाव से जो मनोहर सरकार है वो वापस लेने का काम करे, ताकि किसानों को थोड़ी बहुत राहत जो है वो मिलती नजर आए। यहां पर स्पष्ट है जननायक जनता पार्टी का रवैया अब कि वो किसानों के साथ है। तो ऐसे में अगर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हरियाणा की खापे ये कह चुकी है कि हरियाणा के जो निर्दलीय विधायक हैं, हरियाणा के जो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, वो सरकार से अपना समर्थन वापस लें, ताकि सरकार की चूल्हे जो हैं वो हिलती हुई नजर आए और किसान कहीं ना कहीं जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है उसको इंसाफ मिलता हुआ नजर आए। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, किसानों के ऊपर जिस तरह से जो कह सकते हैं बदसलूकी की गई किसानों के साथ, उनके ऊपर पानी की जो बौछारें की गई, उन पर जो आंसू गैस के गोले दागे गए, इसका बड़े लेवल पर हरियाणा में विरोध होना शुरू हो चुका है। और जननायक जनता पार्टी का दबाव सरकार पर कहीं ना कहीं सरकार की चूल्हों को हिलाने का काम कर रहा है कि अगर अब भी सरकार नहीं मानी तो फिर हरियाणा में मनोहर सरकार के जो पहिए हैं वो पूरी तरह से लड़खड़ा सकते हैं और सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती है। जी विनीत, जिस तरह से जींद जिले में जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और वहां की जो खाप है वो लगातार प्रेशर बना रही है जननायक जनता पार्टी पर कि गठबंधन से अपना जो साथ है वो छोड़ दो, और जो प्रेशर यहां पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में दुष्यंत सिंह चौटाला क्या कुछ करेंगे? देखिए, सीधे तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो कि जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, उनकी तरफ से बयान जारी आ गया है। उनकी तरफ से जो बयान आया है उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि किसानों के हकों के लिए वो खड़े रहेंगे, क्योंकि ये पार्टी जो है ये चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पर खड़ी की गई है। चौधरी देवीलाल, जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था, उनके सिद्धांतों पर ये पार्टी खड़ी हुई है और ये कभी भी पार्टी जो है किसानों का अहित जो है वो नहीं होने देगी। इस तरह की बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कहते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अगर उनके बयान के राजनीतिक मायने निकालें तो स्पष्ट है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं होती, अगर केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांगों के अनुरूप इन कानूनों में संशोधन नहीं करती, तो फिर जननायक जनता पार्टी जो है वो किसानों के हक में उतरती नजर आएगी और सरकार से अपना समर्थन जो है वो भी वापस लेती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के दिन जो हैं वो भी काफी मुश्किल भरे रहने वाले हैं। क्योंकि यहां पर अगर खाप पंचायतों की बात करें, विरोधियों की बात करें, वो यही कह रहे हैं कि आप चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों का हवाला तो देते हैं, आप चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों के नाम पर लोगों से वोट तो मांगते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों पर आप पूरी तरह से खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि अगर आप उनके सिद्धांतों पर खड़े होते तो फिर आप पहले ही दिन सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर किसानों के हक की बात करते हुए नजर आते, जो आपने नहीं किया। तो इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश जो है विरोधियों की तरफ से भी, खापों की तरफ से भी जननायक जनता पार्टी पर की जा रही है, ताकि हरियाणा मनोहर सरकार जो है वो दबाव में आए, जिससे केंद्र पर दबाव बढ़े और केंद्र जो है वो किसानों की समस्याओं को हल करता हुआ केंद्रीय कानूनों में बदलाव कर सके। जी विनीत, जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है और इसमें किसानों के हक लेने के जो गीत है वो भी गूंज रहे हैं और किसानों को कहीं ना कहीं पंजाबी गायक जो है उनका साथ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हम बात करें सिंगर दिलजीत दोसांझ की, तो जिस तरह से कंगना रनौत और इनका जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि बॉलीवुड ने भी दिलजीत का साथ दिया है। क्या लगता है आगे अब पंजाबी जो गायक हैं, जो कलाकार हैं, वो किस तरह से आगे आ सकते हैं? देखिए, पंजाबी गायकों की बात करें, पंजाबी कलाकारों की बात करें, पंजाबी खिलाड़ियों की बात करें, वो सभी के सभी किसानों के समर्थन में पहले ही आ चुके हैं। अगर हम द ग्रेट खली की बात करें, वो भी किसान आंदोलन में नजर आए, वो भी किसानों को समर्थन देते नजर आए। दिलजीत दोसांझ की बात करें, गिप्पी ग्रेवाल की बात करें, कंवर ग्रेवाल की बात करें, या फिर हम अन्य जो सिंगर हैं जिसमें सिप्पी गिल की बात करें, या फिर जस बाजवा की बात करें, तो ऐसे बहुत से सिंगर हैं, हर्फ चीमा की बात करें, ये सभी के सभी सिंगर जो हैं। इसके अलावा अभिनेत्री की बात करें तो सोनिया मान जो है वो इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन करके किसानों के मंचों पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे जब गायक कलाकार जो हैं वो कहीं ना कहीं मंचों पर आ जाते हैं और अपना समर्थन स्पष्ट कर देते हैं, तो फिर साफ है
कि इस आंदोलन को पूरे पंजाब का समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कंगना रनौत की बात करें, उसके लिए तो एक विरोध की मुहिम भी पंजाब में शुरू होती हुई नजर आ रही है गायकों की तरफ से, जिस तरह से #GetWellSoon कंगना और कहीं कहीं पर तो बाइकॉट कंगना की मुहिम जो है वो भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि कंगना रनौत के जो ट्वीट थे उसका विरोध होता नजर आ रहा है और कंगना रनौत को नसीहतें दी जा रही हैं कि आप जिस तरह से जो पंजाब की माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनको लेकर जो आप गलत शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ही ट्रेंड में बातचीत नहीं होनी चाहिए। आप भले ही आरएसएस की पक्षधर हैं, भले ही बीजेपी की पक्षधर हैं, आपका कोई निजी स्वार्थ हो सकता है इसमें, लेकिन आप हर एक को एक ही तराजू में नहीं तोल सकती। इस तरह की नसीहतें यहां पर देनी जो हैं वो कंगना रनौत को पंजाब के गायक भी शुरू हो चुके हैं और पंजाब का लहजा जो है, जिस तरह से पंजाब के गायक जवाब दे रहे हैं वो एक चपेड़ के जैसा ही है जो इस वक्त कंगना रनौत को लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में भी इस तरह की चपेड़े जो हैं वो कंगना रनौत की तरफ पंजाब के गायक उछालते रहेंगे ताकि उनको नसीहतें लगातार मिलती रहें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आंदोलन में जब कहीं ना कहीं पूरे देश का किसान सम्मिलित हो चुका है तो फिर ये एक पूरा राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। अब केवल पंजाब का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि पंजाब से चिंगारी जो है वो एक राष्ट्रव्यापी चिंगारी के रूप में खड़ी हो चुकी है, जिसने दिल्ली को पूरी तरह से घेर लिया है। अब दिल्ली तभी कहीं ना कहीं फ्री हो पाएगी, दिल्ली को तभी निजात मिल पाएगी जब केंद्र किसानों की मांगों को मानने को तैयार होगी, क्योंकि अगर दिल्ली की सप्लाई बाधित होगी, क्योंकि सप्लाई बाधित करने की भी बात की जा रही है, तब और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और दिल्ली वाले तब कैसे सरवाइव करेंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी। लकी जी, जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली को घेर लिया गया है, तमाम जो बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सब्जियों की जो आवक है वो भी कम हो गई होगी, तो ऐसे में क्या माना जाए, आने वाले समय में कीमतों में उछाल नजर आ सकता है, कीमतें जो है वो बढ़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कीमतों में उछाल जो है वो आना शुरू हो चुका है, क्योंकि अमूमन अगर हम पंजाब के किसान की बात करें, हरियाणा के किसान की बात करें, वो खेत खलियान छोड़ के बॉर्डरों पर डेरा जमाए हुए बैठे हैं। तो ऐसे में सब्जियों की आवक में कटौती अभी देखने को मिल रही है और अकेले दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि आसपास के जो इलाके हैं, चंडीगढ़ की भी बात कर लें तो यहाँ पर भी सब्जियों की आवक में कमी दर्ज की गई है और इसी कमी की वजह से यहाँ पर भी जो रेट हैं उनमें उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो वहां पर तो हरियाणा की कुछ खाप पंचायतें ये कहती नजर आ रही हैं कि दूध, फल, सब्जियों की सप्लाई आने वाले दिनों में बाधित कर देंगे। अगर ये नौबत आती है तो दिल्ली 4 से 5 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में दिल्ली को खतरा हो जाएगा कि उसने अपने लोगों को किस तरह से कहीं ना कहीं उनको जो कह सकते हैं उनकी आपूर्ति के अनुसार सामान उपलब्ध करवाना है। तो ये एक बड़ा सवाल है केंद्र की भूमिका का कि क्यों अपने अहम के चलते इतने लोगों को केंद्र जो है वो लगातार परेशानी में डालता हुआ नजर आ रहा है। किसान तो खेत खलियान छोड़ के सड़कों पर आ ही चुके हैं। अब दिल्ली वासियों की क्या सड़कों पर उतरने की तैयारी केंद्र करता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, दिल्ली वासियों को भी विरोध के स्वरूप में सड़कों पर उतारा जाए ताकि सिचुएशन और खराब होती नजर आए। ये एक बड़ा सवाल केंद्र की भूमिका पर है कि समय है आपके पास, आप किसानों के साथ बातचीत करें, उनके मन मुताबिक कानूनों में संशोधन करें ताकि ये आंदोलन जो है वो खत्म होता हुआ नजर आए और सभी को इसमें राहत मिले। फिलहाल राहत किसी को भी मिलती नजर नहीं आ रही है, बल्कि आम जनजीवन जो है वो भी इस आंदोलन की वजह से पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। जी ठीक है विनीत, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच सड़कों पर बैठे किसान, राह किनारे बंदा खाना और दिल्ली में चलती चर्चाएं। राजधानी के लुटियंस जोन से लेकर स्टेट बॉर्डर तक किसानों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। राज्यों के संगठन आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और कुछ ने चेतावनी भी दी। और इस बीच दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार ने भले ही किसानों से बातचीत में यह कह दिया है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूने भी नहीं जा रही, लेकिन तमाम मौखिक आश्वासन के बीच रास्तों पर धरना दे रहे किसान मानने को तैयार नहीं। सरकार और किसानों के बातों के बीच का पेच सरकार और किसानों के उस सख्त रुख पर फंस चुका है जिसमें सरकार पूरे कानून को वापस लेने के मूड में दिख रही, ना किसान बिलों की वापसी तक रास्तों से हटने के मूड में दिख रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। किसानों के भ्रम को दूर करने के लिए सरकार जो है वो लगातार जुटी हुई है और इसी कड़ी में गुरुवार को सरकार और किसान संगठनों की बैठक हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे से शुरू हुई यह बैठक करीब 7.5 घंटे चली।
अब 5 दिसंबर को एक बार फिर से सरकार और किसानों की बातचीत होगी। किसानों और सरकार की बातचीत में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ये कोशिश करेगी कि एमएसपी को और कैसे सशक्त बनाया जाए, इस पर विचार किया जा सकता है। किसान संगठनों ने एक शिकायत यह भी की थी कि किसान की पेमेंट विवाद का निपटारा एसडीएम की अदालत में नहीं होना चाहिए, बल्कि सिविल कोर्ट में होना चाहिए। सरकार इस पर विचार कर सकती है। बैठक में किसान संगठनों ने यह भी कहा कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की परमिशन मिले, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि कानून में केवल पैन कार्ड होना अनिवार्य बनाया गया है। सरकार इस पर विचार कर सकती है। किसान संगठनों की मांग पर सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि 1-2 फसलों को एमएसपी में और जोड़ा जाए, जैसे कि आलू और प्याज। वहीं शुक्रवार यानी कि आज सुबह 11 बजे सभी किसान नेताओं की बैठक सिंधु बॉर्डर पर होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार किसान जो आंदोलन है वो चल रहा है, किसानों का संघर्ष चल रहा है। कल 7 घंटे की बैठक हुई, एमएसपी ना छूने का आश्वासन मिला, फिर भी ठंड में सड़क पर किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं, मानने को राजी नहीं है। आज क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ नजारा दिख रहा है राजधानी दिल्ली का? वो अभी भी वही कच्चे मचमुली हुई है, यानी क्या कहते हैं, उसी मुद्दे पर किसान अभी भी उड़े हुए हैं। और सरकार ने जो कल कोशिश की थी वो भी विफल रही, क्योंकि पहले भी 3 बैठकें हुई थी, वो भी विफल रही। चौथी बैठक हुई, वो भी विफल रही। सरकार कहीं ना कहीं उनको विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। यानी कि किसानों की जो मांग थी कि एमएसपी को उनको राइटिंग में चाहिए, यानी कि कुछ में चाहिए, वो लिखे तारीख को भी हमें लगता नहीं कुछ होने वाला है यहाँ। अभी तक जब तक दिल्ली पूरी टाइट नहीं करेंगे, जब तक कवर नहीं होगी दिल्ली पूरी, तब तक इनके सिर पे कोई जू नहीं देंगे, तब तक सरकार को नहीं पता चलेगा। अभी 5 तारीख को भी उम्मीद है, इन्होंने टाइम दिया है, 3 तारीख को भी टाइम दिया था, मीटिंग हुई है। बाकी हमारे किसान भाई आगे आपको बताएंगे। अगर 5 तारीख को हल नहीं निकलता तो दिल्ली किस तरीके से टाइट की जाएगी? देखो ये दिल्ली में राशन पानी की जब सुविधा बंद होनी चालू हो जाएगी, जब लोगों को रोज की उपयोगी वस्तुएं जब पहुंचनी बंद हो जाएंगी, तब इनकी नींद खुलेगी। तब ये कुछ सोचेंगे कि जो किसान भाई अपने घरों से उठ के सड़कों पे आके लेटे हुए हैं, आज टेम्परेचर देखो रात का, उस सड़कों अपने घर को छोड़ के आके यहाँ सड़कों पे लेटे हैं, तो ये जायज इनकी डिमांड है। जायज इनके ऊपर जो इन्होंने बिल थोपा है उसको वापसी देने के लिए इनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कितना सहयोग आपको लोकल लोगों से मिल रहा है? जिस तरह की परेशानी में आप लोग बैठे हुए हैं, परेशान झेल रहे हैं, ऐसे में सपोर्ट किस तरह से लोगों को मिल रहा है? देखो जी, जब कोई गरीब आदमी या कहीं परेशान आदमी होता है तो हमेशा हमारा सिख समुदाय उसके साथ होता है। तो यहाँ तो हमारे अपने सिख भाई आए हुए हैं, तो सहयोग क्या, इनके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। तो इसके लिए जो चीज की इनको आवश्यकता है, जितने दिन यहाँ बैठेंगे पूरा सहयोग इनको साथ मिलेगा। पूरा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, खालसा हेल्प, खालसा एड पूरा दिन रात इनके साथ लगेगी। आपका नाम और आप कहाँ से बता दीजिए? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह रम्मी, फाउंडर खालसा हेल्प, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा इंदिरापुरम। सर, कितनी उम्मीद है 5 तारीख को जो जिस बिल के पीछे लड़ाई हो रही है, जिस बिल के पीछे आप लोग बैठे हैं, कितनी उम्मीद है कि उस समस्या का हल निकल पाएगा? उम्मीद के कारण ही हम यहाँ सब किसान आए हुए हैं। उम्मीद से अगर हम उम्मीद में ही रहेंगे, और ये बात है कि उम्मीद जो है उसको हम ये ना सरकार हमें मजबूर कर दे कि हमें उम्मीद में आगे बढ़ते बढ़ते सरकार के गले में हाथ डालना पड़ जाए। और जब तक ये मांग नहीं, हमारी जो किसानों के ऊपर 3 काले कानून, बिजली कानून और एक पराली जलाने का 1 करोड़ रुपया जुर्माना रखा हुआ है किसान के ऊपर, प्रदूषण वालों एक कानून इन्होंने पास किया है। आज किसी किसान की जायदाद जो है रोड को छोड़ करके पीछे हट के 12 एकड़ का किसान जब सरकार मान रही है, तो 12 एकड़ के किसान की जायदाद की कीमत है 30, 35, 40 लाख रुपया। पीछे जो ये नहीं रोड वाली नहीं, 1 करोड़ों वाली नहीं गिननी, किसान ने जो आगे लगानी है पीछे खेती में लगानी है, वो 1 करोड़ रुपया दंड रखा हुआ है और सजा रखी हुई है। हमें ये बता दें कि 1 करोड़ किस किसान के घर में पड़ा हुआ है? वैसे ही गोली चलवा के मार दो किसान को। ये जो नए नए कानून जिनकी जरूरत नहीं है वो थोपे जा रहे हैं, पहली बात। और किसान इनकी 3 तारीख की मीटिंग दे के आज हर गांव से, हर शहर से किसान
दिल्ली की तरफ चल पड़ा है और 5 तारीख को इनकी नाक बंद कर दी जाएगी चारों तरफ से। और मेरी एक रिक्वेस्ट है दिल्ली निवासियों से भी, जो हमारे भाई हैं उनको परेशानी है उसकी हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं इस काम के लिए। मजबूरी के कारण हम ये कर रहे हैं। आप तो मान रहे हैं दिल्ली वाले लोग परेशान हो रहे हैं, हमें उसका दुख है। वाले लोग, क्योंकि अब NH9 जो मेन रास्ता है जो दिल्ली के अंदर एंटर करता है, ये क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। हजारों आदमी, लाखों आदमी परेशान हो रहा है। तो उसके बारे में, क्योंकि जो लोग दिल्ली आते हैं, एंट्री करते हैं, वो सब लोग परेशान हो रहे हैं। राजीव, आपके पास आना चाहूंगा। जाम में फंसने से लेकर महंगी सब्जियों के खाने तक दिल्ली वासियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? पीक आवर्स की अगर बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है आज की दिल्ली की? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन जारी है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है वो भी जायज है और सरकार जो उनको समझाने की कोशिश कर रही है वो भी जायज है। मगर एक चीज स्पष्ट है, इन दोनों की लड़ाई के बीच में दिल्ली की जो आम जनता है वो पिसती चली जा रही है, क्योंकि लगातार काम धंधे के चक्कर में या फिर कहें जो बॉर्डर के इधर उधर जाते हैं वो भी सारी चीज बंद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जो सब्जी वगैरह जो दिल्ली के अंदर आती हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। और आप सब्जी, और कह सकते हैं सब्जी की जो मार्केट है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो मार्केट है बनी हुई, आजादपुर मंडी हो गई या फिर ओखला मंडी हो गई या फिर छोटे जितने भी बाजार हैं, वो तमाम बाजारों के अंदर अब सब्जियां इतनी महंगी होती चली जा रही है कि लगभग 100 रुपए के आसपास आ चुकी हैं। आलू की कीमत भी बात करें तो कम से कम 80 रुपए के आसपास चल रहा है दोबारा से। और बात करें प्याज की तो वो प्याज भी 80 रुपए के आसपास है, लगभग 100 रुपए के आसपास रेट चलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब दिक्कतें जनता को आ रही है। जनता अब यही उम्मीद लगा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों को किसी भी तरीके से समझाए या फिर उनका जो कानून है या फिर उनका जो हक है वो उन तक दे, ताकि ये परिस्थिति हट सके। अगर ये परिस्थिति बनी रहेगी तो इसके अंदर एक ब्लैक मार्केटिंग होती है जो सब्जियों के रेट बढ़ा देती है या फिर कहे दामों के रेट बढ़ा देते हैं। अब वही चीज शुरू हो चुकी है और सरकार इस तरफ गौर नहीं कर रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता है वो इस दोहरी मार से पिसती चली जा रही है, क्योंकि पहले ही काम धंधा नहीं है, नौकरियां जा चुकी हैं और अब दोबारा से कोरोना काल की वजह से भी और किसानों की वजह से भी और पिसती नजर आ रही है दिल्ली की जनता। और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं एक दिल्ली केंद्र सरकार से एक उम्मीद है कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से किसानों को उनका जो हक है वो उनको दे या फिर उनको वहां से हटाए, ताकि जो दिल्ली की जो आवाजाही है वो चल सके। मगर स्थिति अभी भी वही चीज अच्छी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कल भी कोशिश करी मगर राइटिंग प्रूफ फिर भी नहीं दे पा रहे किसानों को। हमने कल भी बात करने की कोशिश करी किसानों से, तो किसानों ने साफ कह दिया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम प्रदर्शन आगे भी जारी रखेंगे। अगर देखना होगा कि 5 तारीख यानी 5 दिसंबर को बैठक जो होगी वो किस नतीजे पर जाती है। अगर वो भी बेनतीजा रहती है तो किसान और ज्यादा उग्र होंगे और ज्यादा इकट्ठे होंगे दिल्ली के बॉर्डरों पर, और दिल्ली के साथ साथ केंद्र सरकार को मुश्किलें खड़ी होंगी और केंद्र सरकार के साथ साथ और राज्यों को भी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि जब किसान ही कह सकते हैं जो फल उगाता है या सब्जी उगाता है या फिर धान उगाता है वो जब सड़कों पर आ जाएगा तो फिर खाने के लिए स्थिति किस तरीके की होगी वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी राजीव, जानना चाहेंगे आजादपुर मंडी की अगर हम बात करें तो आपूर्ति किस तरह से हो रही है? जिस तरह से लगातार दूसरे राज्यों से जो सब्जी आती है वो नहीं पहुंच पा रही है, तो किस तरह से इस मंडी में आपूर्ति की जा रही है? बिल्कुल बताइए, आजादपुर मंडी की बात करें या फिर ओखला मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है, क्योंकि सब्जियां है ही नहीं और जो गिनी चुनी आ भी रही हैं, यानी कि जो स्टोर में रखी हुई थी सरकार के पास वही चीज यहाँ पे बिक रही है या फिर चोरी छुपे जो थोड़ा बहुत रास्ता जो खुला हुआ है वो वहां से आ रही है, मगर वो ऊंचे दामों पर बेची जा रही है यहाँ पे भी। यानी कि होलसेल के अंदर जब ऊंचे दामों पर बेची जाएगी तो रिटेल में आप अंदाजा लगा सकते हैं रिटेल में कितनी कीमत होगी उस चीज की। मगर बात करें जिस तरीके से जनता की, तो जनता अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा रही है सरकार से कि वो उम्मीद किसानों की जो मांग है या तो वो मान ली जाए या फिर किसानों को वहां से हटाया जाए, ताकि इस तरीके की जो परिस्थिति बनी हुई है दिल्ली के अंदर वो ना बन पाए। मगर सरकार अभी भी सिर्फ समझाने की कह सकते हैं कानापूर्ति कर रही है, ना कि किसानों को राइटिंग में दे रही है, ना ही कानून जो बनाया गया उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है। मगर बैठक बेनतीजा रह रही है। मगर जब कल किसान आए थे विज्ञान भवन तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी कि आज कहीं ना कहीं कुछ समाधान निकल सकता है। मगर जब शाम होते होते जैसे जैसे 7 घंटे के करीब बीत गए और उसके बाद में जैसे ही किसान बाहर निकले तो कहीं ना कहीं एक उनके चेहरे पर निराशा थी कि उनके चेहरे पर यही निराशा थी। और जो हमने जानने की कोशिश करी कि उन्होंने कहा कि सरकार उनको ठोस कदम नहीं उठा के दे रही है, ना ही कानून के अंदर संशोधन कर रही है, इसीलिए हम निराश होकर जा रहे हैं और दोबारा से कोशिश करेंगे सरकार से बात करने की। और सरकार ने हमें 5 तारीख को दोबारा से बुलाया है और बैठक होगी और बैठक के अंदर फिर कोशिश की जाएगी कि कहीं ना कहीं जो समाधान बन सके, ताकि दिल्ली की जनता को जो नुकसान हो रहा है या फिर परेशानी हो रही है वो ना राजीव, हो एक सके। आखिरी सवाल आपसे यहां पर यह करना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली सरकार की आप बात करें, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है
वो जमीन पर कहीं ना कहीं सेवादार की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है, इस किसान के आंदोलन से आम आदमी पार्टी को किस बात का लालच है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, वो बेशक किसानों की सेवा कर रही हो, बेशक उन्होंने निरंकारी ग्राउंड दे दिया उनको प्रदर्शन करने के लिए, मगर ये निरंकारी ग्राउंड के अंदर सिर्फ कुछ ही किसान आए हुए हैं, यानी कि जो गाजियाबाद के हैं या फिर आसपास के जो बॉर्डर के वो ही किसान आए हैं, ना कि वो किसान आया है जो पंजाब से स्टार्ट हुआ था, यानी कि प्रदर्शन लेकर जो स्टार्ट हुआ था वो भी नहीं है, हरियाणा का किसान है वो भी नहीं है यहाँ पर, मगर सिर्फ आम आदमी पार्टी इसलिए कर रही है ताकि किसानों का जो वोट बैंक है वो उनको हासिल हो सके। और दिल्ली की जो सरकार है, यानी कि आम आदमी जो पार्टी है वो एक रीजनल पार्टी है और वो उसको नेशनल पार्टी होने के लिए किसानों का समर्थन चाहिए। शायद वो इसीलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि किसानों का जो वोट बैंक है वो उन तक मिल सके, यानी कि 50% की करीब जो 50% से ज्यादा जो वोट बैंक है किसानों का है, और वो किसानों को अगर वोट बैंक उनको मिल जाता है तो सोचिए आप, उसकी पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी हो जाएगी और पूरे देश के अंदर उनका एक दबदबा बन जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा सियासी फायदा उठाने की जुगत में आम आदमी पार्टी यहां पर लगी हुई है। हालांकि किसान नेताओं की महाबैठक जो है वो भी लगातार हो रही है और आज भी 11 बजे मंथन किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति क्या कुछ होगी उस पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हल। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने जनपद की सभी सीमाओं पर हो रही सैंपलिंग में टीआरपीएस की सैंपलिंग बढ़ाए जाने के साथ ही पोर्टल पर डाटा को अपडेट करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जनपद में लगातार सर्विलांस द्वारा निगरानी की जा रही है और जिले में सैंपलिंग जो है वो बढ़ाई जा रही है। वहीं जो क्षमता
प्रतिदिन 1800 के आसपास थी, उसको बढ़ाकर 3700 प्रतिदिन किया गया। बढ़ती ठंड के प्रकोप के चलते उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के चलते उत्तराखंड में आने वाले सभी बाहरी प्रवासियों की बॉर्डर पर कोरोना की जांच की जाएगी। तो वहीं जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर जिले में लगातार सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के चालान जो है वो भी काटे जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला अधिकारी देहरादून ने, आपको बता दें, तमाम आवश्यक निर्देश जो हैं वो दिए हैं। जिला अधिकारी ने जनपद की सभी सीमाओं पर हो रही सैंपलिंग में जीआरपीएस की सैंपलिंग बढ़ाए जाने के साथ पोर्टल पर डेटा को अपडेट करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जनपद में लगातार सर्विलांस द्वारा निगरानी की जा रही है और जिले में सैंपलिंग जो है वो बढ़ाई जा रही है। वहीं जो क्षमता प्रतिदिन 1800 के आसपास थी, उसको बढ़ाते हुए 3700 प्रतिदिन किया गया है। बढ़ती ठंड के प्रकोप के चलते उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के चलते उत्तराखंड में आने वाले सभी बाहरी प्रवासियों की बॉर्डर पर कोरोना की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में बेड की संख्या जो है वो भी बढ़ाई जा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर जिले में लगातार सार्वजनिक स्थल पर पुलिस द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के चालान जो हैं वो भी काटे जा रहे हैं। तो पहाड़ में कोरोना की जो गति है वो चिंता बढ़ा रही है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला अधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की मौत और संक्रमित मामलों की जो रफ्तार है वो कम नहीं हो रही। 24 घंटे के भीतर 12 कोरोना मरीजों की मौत और 491 नए संक्रमित मिले। 433 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भी भेजा गया। कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 76,000 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। क्या लगता है आगे अगर कोरोना की जांच की बात करें, जो दायरा है वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? डीएम जो है इसमें जो है साफ तौर पर कह चुका है कि सभी से कि अपनी जांच कराएं। लगातार जो है इसमें गाइडलाइन भी जारी की जा रही है, लगातार जो है निगरानी भी की जा रही है। सार्वजनिक स्थलों पर जो है पूरी तरीके से मास्क के चालान भी काटे जा रहे हैं, मगर साफ तौर पर जो है जनता को जो है जागरूक होना पड़ेगा। जनता जो है आगे बढ़कर जो है हिस्सा लेना होगा, साथ के साथ ही अपनी कोरोना की जांच भी करानी होगी। मगर लगातार बढ़ते उत्तराखंड में जो है मामले कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। लगातार जो है ठंड का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है, साथ के साथ जो है ठंड के साथ साथ जो है कोरोना वायरस की जो है संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो है इसी बारे में जो है लगातार जो है डीएम साहब जो है इसमें डेली जो है कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि साफ तौर पर जो है लगातार जो है इसमें जो है कोरोना की जांच की बढ़ाई जाए और कोरोना के साथ साथ जो है अस्पतालों में जो है संख्या बेडों की भी बढ़ाई जाए, ताकि जो है मरीजों को इसमें सुविधाएं मिल सके और लगातार जो है कोरोना के वायरस जो है संक्रमण से बचा जा सके। जावेद, जानना चाहेंगे उत्तराखंड में कोरोना का जो दायरा है वो आगे और ना बढ़े और इस पर काबू पाया जा सके, इसके लिए नई गाइडलाइन जो है वो भी जारी कर दी गई है। इसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? नाइट कर्फ्यू की अगर बात करें, बड़े समारोह की बात करें, शादी की अगर बात करें, तो इसमें कितने लोगों को परमिशन देने की बातें सामने आई है? क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए लगातार जो है जिलाधिकारी इसमें जो है नई गाइडलाइन भी जारी की है, रात ही जारी की है। तो इसमें शादी समारोह के लिए तो बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया गया है कि 100 आदमी से ज्यादा जो है संख्या शादी समारोह में शामिल नहीं हो पाएगी। और 100 संख्या के साथ साथ जो है नाइट का लॉकडाउन भी लगातार जारी रहेगा। साथ के साथ ही जो है सोशल डिस्टेंस का पालन भी कराना होगा। सभी थानों को, चौकियों को, प्रभारियों को सबको कह दिया गया है कि साफ तौर पर जो है बाजारों की भीड़ भी कम करवाई जाए। लगातार दुकानों पे जो है आवाजाही जो है खरीदारी हो रही है उस चीज को भी कम कराया जाए, क्योंकि सर्दी का
मौसम में, सर्दी के मौसम में कहीं ना कहीं लोग जो है अपने सर्दी के कपड़े खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में काफी संख्या की भीड़ भी नजर आ रही है और सार्वजनिक स्थानों पर जैसे मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ भी जो है पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आई। मगर साफ तौर पर आम जनता को सोचना होगा कि कोरोना वायरस से हमें बचना है। लगातार जो है संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, मगर आम जनता इस चीज को मानने को तैयार नहीं। आम जनता जो है बिल्कुल इसे ढिलाई में ले रही है। कहीं ना कहीं तो साफ तौर पर जो है संख्या बढ़ती जा रही है, ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। साथ के साथ प्रशासन की ओर से भी बहुत अच्छी तरीके से जो है व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में जो है डॉक्टरों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि डॉक्टर जो है पूरी तरीके से 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे और अगर कहीं जरूरत पड़ने पर बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और ये भी साफ तौर पर कह दिया कि जितने भी बाहर से आने वाले प्रवासी हैं उनकी जो है बॉर्डर पर जांच की जाएगी, सैंपलिंग लिए जाएंगे, सभी को जो है क्वारंटाइन किया जाएगा। 12 दिन की क्वारंटाइन के साफ तौर पर आदेश कर दिए गए हैं इसमें। तो साफ तौर पर जो है बिल्कुल प्रशासन मुस्तैद है और इसमें जो है कठिन कार्रवाई करता हुआ भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर जो है बता दी जाए तो प्रशासन पूरी अच्छी कार्रवाई भी करता नजर आ रहा है और साफ तौर पर आम जनता को जो है कहता भी नजर आ रहा है कि अपने खुद का ध्यान रखें और कोरोना के जो है टेस्ट कराए। साथ के साथ फ्री के टेस्ट कर दिए गए हैं। इस चीज को लेकर भी साफ तौर पर प्रशासन बताता हुआ नजर आ रहा है। जी लोग जावेद, जिस तरह से पहाड़ में कोरोना की जो गति है वो कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पुलिस की अगर हम बात करें तो किस तरह से पुलिस जो है वो रणनीति बना रही है। अगर बॉर्डर की सुरक्षा की बात करें तो किस तरह से लगातार इस पर काम किया जा रहा है पुलिस द्वारा। देखिए अभी बॉर्डर को लेकर कुछ समय पहले जो है जब पूरा देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, फिर दोबारा से जो कह दिया गया था कि सभी को आने जाने वाले जो है आ सकते हैं, जा भी सकते हैं अपने। मगर अब साफ तौर पर स्थिति साफ कर दी है प्रशासन ने भी। प्रशासन साफ तौर पर इसमें कह चुका है कि जितने भी बॉर्डर से आने वाले प्रवासी हैं उत्तराखंड में साफ तौर पर उनकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी और वही शादी समारोह में जितने भी शामिल होने वाले लोग हैं उनकी भी जांच की जाएगी। तो साफ तौर पर जितने भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्हें कह दिया गया है कि सभी की जांच की जाएगी, सभी को जो है क्वारंटाइन भी किया जाएगा। अगर कहीं भी अब 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कोरोना की रिपोर्ट आ रही है सामने, तो ऐसे में 491 कल नए मरीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता जो है बढ़ाती हुई नजर आ रही है और मौतों की संख्या भी इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। तो इसीलिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। बॉर्डर को सील कर दिया गया पूरी तरीके से, आने जाने वालों को जो है रोका भी जा रहा है। साफ तौर पर उनकी सैंपलिंग भी की जा रही है और एक स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है सभी बॉर्डर पर बिठा दी गई है ताकि वो सैंपलिंग डेली किया जा सके उस चीज को लेकर। जावेद, एक आखिरी सवाल आपसे यहां पर करना चाहूंगा। जिस तरह से उत्तराखंड में कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो खोलने हैं या फिर नहीं, अब तक इस पर किसी तरह का कोई फैसला सामने नहीं आया। जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें क्या कुछ बातें सामने आई है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए लोकेश, मैं इसमें बता दूं कॉलेज और यूनिवर्सिटी को काफी अभी कुछ समय पहले खोल दिया गया था। लगातार जो है बच्चे जो है संक्रमित हो रहे थे और अध्यापक भी जो है संक्रमित हो रहे थे। तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि अभी यूनिवर्सिटी काफी जो है बंद रहेंगी और इसमें जो है बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाएगा। लगातार जो है सैनिटाइजर भी किया जाएगा। साथ ही साथ को जो भी स्कूल या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। अभी तक जो है इसमें स्थिति साफ नहीं हो पाएगी। प्रशासन कब आखिरकार इन्हें खोलने के आदेश करेगा। तो साफ तौर पर अभी तो बंद होने के ही आदेश है। अभी तो जो है बिल्कुल लगातार जो है इस तरीके से संक्रमित मिल रहे थे जिस तरीके से, तो उन्हें साफ तौर पर बंद करने के अभी आदेश हैं। अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई प्रशासन की ओर से। अभी जो है सब यूनिवर्सिटी बंद है और कॉलेज भी बंद ही है सब। ठीक है जावेद, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 30 दिनों में हत्या की 9 वारदातें हुई। जानलेवा हमले के 4 केस दर्ज किए गए। वहीं 53 ऐसी वारदातें हुई जिनमें युवकों को गंभीर चोटें आई। आंकड़े इसीलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि हत्या और मारपीट की सभी वारदातों में चाकू का उपयोग हुआ। पुलिस ने ज्यादातर मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इतनी घटनाओं में इक्का दुक्का को अगर छोड़ दें तो कोई भी वारदात सुनियोजित नहीं थी। मरने वाले आरोपियों के परिचित या फिर दोस्त ही हैं, यानी कि छोटे छोटे विवाद में क्षणिक आवेश में आकर युवकों ने चाकू चलाया और इसके बाद में अपने ही दोस्त या फिर परिचित की हत्या कर दी। चाकूबाजी की इन घटनाओं ने पुलिस के साथ अस्पताल के डॉक्टरों को भी चौंका दिया। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अंबेडकर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रोज औसतन 5 से 6 केस चाकू से घायल होने वाले पहुंच रहे हैं। पुलिस के अधिकारी भी मान रहे हैं कि 15 से 25 साल की उम्र के युवक नशे में छोटी छोटी बात पर चाकू निकाल रहे हैं। पुलिस ने हालांकि चाकूबाजी की वारदातों को रोकने की मुहिम चलाई है। रोज शाम शहर के अलग अलग स्पॉट पर अड्डेबाजी करने वालों को पकड़कर उनकी जांच की जा रही है। पिछले 4 दिन से चल रही चेकिंग में
70 से ज्यादा युवकों के पास चाकू या फिर धारदार हथियार मिला और ज्यादातर युवकों ने बटन चाकू रखा था। किसी ने कमर में तो किसी ने बेल्ट से बांध कर रखा था। पुलिस ने पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की तो कोई भी नहीं बता सका कि आखिर हथियार लेकर क्यों घूम रहा है। पुलिस के आला अफसरों के अनुसार कुछ ऐसे युवकों के पास हथियार मिले जिनका कोई पिछला रिकॉर्ड तक नहीं है। उनकी काउंसलिंग कर पूछा जा रहा है कि आखिर वे ऐसे खतरनाक हथियार को लेकर क्यों घूम रहे हैं। देखिए, अभी 11 महीने के अपराधों की समीक्षा हुई है। हर पुलिस अधीक्षक और हर आईजी से मैंने बात की है और कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण के लिए और साथ साथ इस साल का अंत हो रहा है तो पेंडिंग अपराधों पर निकाल के लिए चिट फंड, अवैध शराब, जितने भी मामले हैं उनकी समीक्षा की गई और पूरी समीक्षा पूरे साल के अपराधों की 5 या 6 जनवरी को की जाएगी। वो फिजिकल रूप से यहाँ आएंगे, उन्हें बचा हुआ जो टाइम है इस महीने का, और साथ साथ पुलिसिंग में जो विजिबल पुलिसिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट लाया है उसको भी चलाने के लिए, जैसा रायपुर दुर्ग में अभी शुरू हुआ है, सभी जगह इसको बोला गया है जिससे कि लोगों के मन में विश्वास और उत्साह की भावना रहे और पुलिस अपनी समस्त जिम्मेवारियों को निभाने के लिए कृतसंकल्पित है। और जहाँ तक अपराधों का सवाल है, जो अक्सर प्रश्न उठाए जाते हैं, ऐसे लगभग ये ऐसा शायद पहली बार होगा कि सारे मामलों में ही पुलिस ने लगभग गिरफ्तारियां की हैं और चालान पेश किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी मैं आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाऊंगा जिसमें एक ऐसे मामले जिनकी सज़ा भी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले क्या होता था, गिरफ्तारी हो गई, अपराध हो गया, फिर 3 साल बाद सजा हो रही। अभी हमने जो प्रक्रिया चालू की है, कोर्ट अभी 17 तारीख से खुले हैं और ट्रायल्स भी करवा कर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, छत्तीसगढ़ की राजधानी में अपराध का जो ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। पुलिस ने अपराधियों का जो खौफ है वो कहीं ना कहीं, पुलिस का जो खौफ है वो अपराधियों में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बात पर चाकू मारकर हत्या की वारदातें हो रही है और इसके अलावा आए दिन चाकूबाजी, लूट, हत्या, चोरी सहित अन्य वारदातें हो रही है। हालांकि पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने रायपुर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा बैठक ली है। अब क्या माना जाए, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में रायपुर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आएगी? जी बिल्कुल लोकेश जी, हमको बताया जिस तरह से राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की जो हत्याओं का दौर चला है, लगातार जो 30 दिनों में 9 मौतें होती है चाकूबाजी से और वही 9 ऐसी वारदातें होती है जिसमें गंभीर चोटें आती है और 53 से अधिक मामले जो है वो गंभीर चोट वाले आए थे सामने। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि औसतन अगर अस्पतालों पे देखा जाए तो 4 से 5 मरीज रोज अस्पताल पहुंच रहे जिन्हें चाकू से गंभीर चोटें आ रही है। मतलब ये जितने भी वारदातें हो रही है, ये सिर्फ ये जो 15 से 25 साल के जो युवा है जो नशे पे होते हैं वो चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और आपसी में दोस्त पे चाकू चला रहा है। तो इस तरह से, जिस तरह से खुलेआम मतलब चाकू पुलिस चेकिंग अभियान भी चलाती है तो उसमें युवाओं के पास चाकू बरामद होते हैं और कई ऐसे युवा हैं जिनके पास चाकू बरामद होते हैं, रीजन नहीं बता पाते कि किस लिए चाकू लेके घूम रहे। तो उनकी काउंसलिंग करके भी जानकारी लिया जा रहा है कि किस कारण से चाकू लेके घूमते हैं, क्या इन्हें कोई धमकी दी जा रही है, कुछ है। तो लगातार डीएम अवस्थी, डीजीपी द्वारा जो एसपी और थाना प्रभारी को जो मीटिंग लेके दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसके तहत अगर ये देखा जाए, रायपुर पे अभी 3 दिन पहले जब पूरा पुलिस अमला सड़कों पे उतरता है तो उसी दिन देर रात चाकूबाजी की वारदात होती है जिसमें युवा की मौत हो जाती है। तो लगातार मतलब ये देखा जाए कि नशे के जो शौकीन है इस पे पुलिस का भय खत्म हो गया। लगातार जो चाकूबाजी हो रही है तो जो अपराधी तत्व है ये अपने आप को पुलिस से ऊपर सोच रहे हैं। जो जिस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो वो भी एक पुलिस पे सवालिया निशान पैदा करती है। यहाँ पर पवन, रायपुर पुलिस का जो जोर है वो कहीं ना कहीं बेसिक, इम्पैक्टफुल और विजिबल जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर भी यहां पर होता है। जिस तरह से चाकूबाजी की जो घटनाएं घट रही है, 30 दिनों में हत्या की 9 वारदातें हो चुकी है, आपको नहीं लगता कि कार्यशैली पुलिस की जो है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है और अब कहीं ना कहीं गंभीर होना चाहिए पुलिस को? जी लोकेश जी, बिल्कुल आपको बता दूं, जो रायपुर के थानों के अमले हैं, ये थानों की जो औसतन जो रजिस्टरों में दर्ज होती है ये उसके आधे अमले होते हैं थाने पे। उसके बाद भी कोर्ट ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, तो इस तरह से जो मामले जो होते हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं जिसके कारण कार्रवाई भी पूरी नहीं हो पाती है।
लगातार राजधानी में वीआईपी प्रवास होते रहते हैं, अधिकारियों मंत्रियों के कार्यक्रम होते हैं, जिसके तहत थानों का बल वहां पर लगा दिया जाता है। तो कहीं ये देखा जाए जो पुलिस है रायपुर में कमी से भी जूझ रही है, जिसके कारण ये अपराध और बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो आने वाले समय में आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को सचेत होना होगा, ताकि जिस तरह से लगातार जो घटनाएं घट रही है उस पर लगाम लग सके। धन्यवाद पवन, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। मुंबई के कांदिवली में 3 लाशों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सवाल उठ रहा है कि 2 बेटियों की हत्या कर पिता ने आत्महत्या की है या फिर बेटियों ने खुद ही अपनी जान ले ली। डीसीपी विशाल ठाकुर के मुताबिक पुलिस की टीम जब स्पॉट पर पहुंची तो पिता का शव लटका हुआ मिला, जिनका नाम अजगर अली जब्बार है। उसकी लाश लोहे के एंगल से लटकी हुई थी, जबकि उनकी 2 बेटियों की भी लाश वहीं पर थी, जिसमें एक बेटी की लाश जमीन पर और एक कुर्सी पर मिली। पुलिस को स्पॉट से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आर्थिक तौर पर परेशान होने का जिक्र किया गया है। ऐसे में पुलिस उस सुसाइड नोट को भी कब्जे में लेकर आगे की पड़ताल कर रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बेटियों की मौत आखिर कैसे हुई। पिता ने खुद उनकी गला दबाकर हत्या की या फिर किसी और तरीके से उनकी मौत हुई है। लोगों की मौत हुई है, आत्महत्या है, इसके बारे में क्या डिटेल है थोड़ी सी? देखिए, हमें जो खबर मिली है उसके हिसाब से हमने स्पॉट विजिट किया, तो वहाँ पे असगर अली शेख जो 45 उम्र है उनकी, और वो और उनके 2 छोटी लड़कियाँ हैं, उनकी यहाँ पे हमें डेड बॉडी मिली हुई है। उनका शव जो है वो हैंगिंग कंडीशन में मिला हुआ है, जो असगर अली है उनका, और बाकी लड़कियों की बॉडी वही भी मिली हुई है। तो वहाँ से हमें सुसाइड नोट भी हमें मिला है। सुसाइड नोट से ऐसे पता चलता है कि उनको फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वीक होने की वजह से वो डिप्रेशन में आके उन्होंने शायद सुसाइड किया होगा। ऐसे तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई के कांदिवली इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर जांच में भी जुट चुकी है। पुलिस को खुदकुशी का कारण जो है वो आर्थिक तंगी लग रहा है और इस घटना से इलाके में कहीं ना कहीं मातम जो है वो भी पसरा हुआ है। आगे पुलिस किन बिंदुओं पर जांच कर रही है? क्या फॉरेंसिक टीम की मदद भी ली जा रही है इस केस में? देखिए लोकेश, जिस तरह से एक ही परिवार के 3 लोगों की अचानक जो है लाशें मिली है, वो काफी गंभीर और मातम पसरा होने की अंदेशा जाहिर करता है। जिस तरह से देर शाम करीब 6 बजे के आसपास जो है एक ही परिवार के 2 बेटी और एक पिता ने जो है सबसे पहले बेटी का गला दबाया, उसके बाद खुद जो है आत्महत्या कर ली फांसी से लगाकर। और दूसरी बात है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस, कांदिवली पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची, वहां पे एक प्रेस नोट जो है सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट में साफ तौर पे लिखा है कि आर्थिक तंगी की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसमें कोई दोषी नहीं है, ये बात है। लेकिन अब दूसरी सवाल ये भी होता है कि किस तरह से ये पूरा मामला है, जबकि वो शख्स जो है खुद जो है लोहे की दुकान चलाता है और गाले का काम करता है। तमाम चीजें सामने है। अब मुंबई पुलिस की बड़ी चुनौती है कि ये जो सुसाइड नोट मिला है ये उसी की हैंड राइटिंग का लिखा हुआ है या किसी अन्य ने रखा हुआ है। तो तमाम चीजें है जो सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए है जो तीनों की डेड बॉडी को जो है भेज दिया गया है, जांच जारी है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि सुसाइड नोट भी मिला है, क्या पुलिस ने घर की तलाशी भी ली है? किस तरह से आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? मोबाइल फोन से उसको भी खंगाला जा रहा है कि किसी का कॉल तो नहीं आया या किसी का दबाव, किसी का प्रेशर तो नहीं। तो तमाम चीजें जो है पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा है कि पिता ने ही अपनी दोनों बेटियों का गला दबाया, उसके बाद जो उसको फांसी लगा ली। जानना चाहेंगे क्या समझा जाए, जिस तरह से महामारी कोरोना की जो मार है वो पड़ रही है, उसके बाद में लगातार सुसाइड के केस जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इस केस में भी प्रारंभिक जांच में ये बातें सामने आ रही है कि आर्थिक तंगी से जूझते हुए इस परिवार ने आत्महत्या की है। पुलिस किन एंगल पर यहां पर जांच करती हुई नजर आ रही है और आर्थिक तंगी की जिस तरह से बात सामने आ रही है उसमें क्या कुछ बातें क्लियर हो पाई है अब तक? देखिए लोकेश, कोरोना काल में आर्थिक तंगी का होना इस तरह का कोई बड़ी अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से 8 महीने से
मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन था, तमाम तरह की दुकानें बंद थी और लोग जद्दोजहद कर रहे थे रुपए पैसे कमाने, घर परिवार चलाने के लिए। हालांकि दुकानें खुल गई है लेकिन पाबंदियां अभी भी बरकरार है, बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग तमाम तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं, लेन देन भी है, उसको भी निपटाना है। तो ऐसे में आर्थिक तंगी का मसला होना लाजमी है और इस तरह से सुसाइड नोट लिखकर अपनी दोनों बेटियों की इस तरह से गला दबाकर मार देना या उनकी मौत हो जाना एक बेहद शर्मनाक और बेहद दर्दनाक मामला है। लेकिन मुंबई पुलिस के लिए चुनौती है कि जिस तरह से सुसाइड नोट मिला है क्या वो सही है, अगर सही है इससे इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के तहत इस तरह के कृत्य करता है तो कहीं ना कहीं जो है ये चौंकाने वाला मामला। हालांकि पूरे इलाके में अब मातम पसरा हुआ है क्योंकि दो नन्ही बिटिया जो है अब पिता के साथ चली गई। सत्यप्रकाश, क्या कुछ नजर आ रहा है? सोशल आइसोलेशन के ये शिकार हुए हैं या फिर बेरोजगारी या फिर आर्थिक तंगी या फिर परिवार का कलह था उसमें इस तरह की जो जानें हैं वो 3 गई है, और जो इलाका है उसमें किस तरह से यहां पर अफरा तफरी मची है एक साथ 3 लाशें मिलने के बाद? देखिए, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि आर्थिक तंगी हो सकती है क्योंकि शख्स जब कारोबार करता है उसका लेन देन भी रहता है और उसको मांगने वाले भी लोग आते हैं, तो इस तरह की भी चीजें सामने आ रही है और आ सकती है। इस तरह की जो है एंगल को लेकर जो है मुंबई डीसीपी ये ठाकुर सिंह जो है उसको जांच कर रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह की जो माहौल है कोरोना काल में वो बेहद चौंकाने वाले हैं। लोग जो है अभी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियां उनको है, लेकिन कुछ लोग कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं। यही मामला है कि इस तरह की चीजें सामने आई है। लेकिन आसपास के अगर पड़ोसियों की बात की जाए तो वो लगातार लोगों में सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर क्या हुआ, क्या कुछ इतनी चीजें अचानक हो गई कि एक दिन में ही सब कुछ अचानक बदल गया और मातम पसर गया। तो तमाम चीजें लोगों के जहन में है जो मुंबई पुलिस के द्वारा जानना चाहते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 3 शव के मिलने से इलाके में हड़कंप भी मचा हुआ है। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।